क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है संसाधन के रूप में लोग। इसमें आज हम समझाने जा रहे हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। तो जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर यानी किसी भी देश की जनसंख्या कितनी गुणवान है। साक्षरता दर का मतलब है कितनी पढ़ी लिखी है, यानी कुल जनसंख्या में कितने लोग पढ़े हैं और कितने बिना पढ़े हैं। जीवन प्रत्याशा यानी जीने की इच्छा कितने लोगों में है, से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल यानी स्वास्थ्य कैसा है वहाँ के लोगों का, और कौशल निर्माण यानी लोगों के अंदर कुशलता कितनी है, ये सब निर्भर करता है जनसंख्या की गुणवत्ता पर। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। यानी यदि किसी भी देश की जनसंख्या गुणवान है, योग्य है, कुशल है, तो वो उस देश की समृद्धि दर बहुत अच्छी होगी। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की जनसंख्या यदि पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, तो वो उस देश की सबसे अधिक संपत्ति है, वो देश सबसे ज़्यादा धनवान है। अब देखिए शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी दी। जो कहानियाँ सुनाई थी शुरू में, इस पाठ के शुरू में, तो सकल ने चूँकि शिक्षा प्राप्त की थी तो उसे अच्छी नौकरी मिली और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया, मतलब पढ़ाई का फल मिला उसे अच्छे वेतन के रूप में। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। तो इसी तरह से कोई भी हो, चाहे सकल हो चाहे और दूसरा कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो उसे शिक्षा मिली है तो वो उसके जीवन को आगे बढ़ाने और अच्छा बनाने में वो मदद करेगी। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समाज के विकास में भी योगदान करते हैं। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि यानी देश की आय बढ़ाने में काम करते हैं पढ़े लिखे लोग, और संस्कृति को भी अच्छा बनाते हैं और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, ज़्यादातर देश इस व्यवस्था या भारत में मतलब कि सार्वजनिक रूप से सबको जो है प्राथमिक शिक्षा तो भी मिल जाए, और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए, यानी जो विद्यार्थी हाई स्कूल कर लें तो उनके ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उनको उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना, यानी देश के आज़ाद होने के बाद 5-5 साल के लिए योजना बनाई गई थी और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे इन योजनाओं के अंतर्गत कि किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है और किस किस क्षेत्र में मतलब विकास करना है। तो शिक्षा के लिए 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये धनराशि 3766.90 करोड़ रुपए हो गई है। यानी पहली पंचवर्षीय योजना में जो 151 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में आते आते इस धनराशि को इतना बढ़ा दिया गया, यानी 3766.90 करोड़ रुपए अब हो गया है शिक्षा पर खर्च करने का। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़ करके 15-16 में 3% हुई। बजटीय अनुमान हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 17-18 में घट करके थोड़ा सा मतलब कम हो गया था, 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर के 2011 में 74% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, यानी शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, अधिकार ही नहीं है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने, यानी कहने का मतलब यह है कि जो नागरिक पढ़ जाएंगे तो वो अपने कर्तव्यों का भी पालन ठीक प्रकार से करेंगे, और जो नहीं पढ़ पाएंगे तो वो अपने कर्तव्यों को भी नहीं समझेंगे कि मुझे क्या करना है, तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से वो लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा, ये अंतर बता रहे हैं, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं कम पढ़ रही हैं पुरुष की अपेक्षा, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर ज़्यादा है, करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% रही, जबकि बिहार में 62% ही है। वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की उच्च दर, यानी बहुत सारे बच्चे तो मतलब बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ये दर बहुत ज़्यादा है, उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। यानी बच्चों को इतनी शिक्षा नहीं दी जाती कि वो किसी काम को करने के लायक बन जाएं। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी सबको शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है, और इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें बच्चे, प्रवेश लें, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए, यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एडमिशन लें, प्रवेश लें, इसके लिए जो है, और पोषण की स्थिति सुधरे, इसके लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है, और इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ये नीतियाँ मतलब इसीलिए चल रही हैं। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% की 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है, और यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है, यानी विश्व स्तर पर 26% है साक्षरता बढ़ाने की स्थिति, उससे मिलती जुलती है। और यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। अब इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी का काफ़ी हद तक जो है सुधार है पहले की अपेक्षा। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है, यानी जो संचार से संबंधित, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित जो ज्ञान है
ये शिक्षण संस्थाओं पर निर्भर करता है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की भर्ती इस सारणी के द्वारा दिखाई गई है। तो ये देखें, वर्ष सभी दिए हैं 1950 से 51। इस वर्ष महाविद्यालयों की संख्या केवल 750, विश्वविद्यालयों की संख्या 30 और विद्यार्थी मतलब 2,63,000 और शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज 24,000। तो ये इसी तरह से ये क्रम से ये पूरा दिया है, तो इसमें क्रम से वृद्धि हुई है। आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्रम से वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, 2012-13, 13-14, 15-16 एवं चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये रिपोर्ट है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।